एक कदम उठाना जो संभावित क्लाइमेट चेंजेस का सामना करने के लिए हमें आपको तैयार कर सके, हम एडजस्ट कर सके उस क्लाइमेट चेंज के साथ अपने नेचर और ह्यूमन सिस्टम को। दैट इज बेसिकली एडेप्टेशन। वो सुरक्षा कवच उठाना संभावित जलवायु घटनाओं का सामना करने के लिए हमें तैयार करे, या उन परिवर्तनों के प्रभावों को कम से कम कर सके, या साथ साथ कुछ ऐसी उत्पन्न कर सके स्थितियां जिससे हम उसके लाभ उठा सकें। One hand to reduce the harm effects, other hand to get the new opportunities and benefit by those opportunities also, exploit. That is adaptation. And second is mitigation या शमन करना। पहला था अनुकूलन, दूसरा शमन। That is measures to prevent further global warming, कि और आगे ग्लोबल वार्मिंग ना हो, हम उसके लिए कदम उठाएं। यानी ऐसे मानव हस्तक्षेप जो उत्सर्जन के स्रोतों को कटौती करे एक तरफ, और जो ग्रीन हाउस गैसेस को जो सोखने वाले हैं या सिंक्स हैं, अवशोषित करने वाले हिस्से हैं, उसमें उनको बढ़ा सके। हम लोग हमेशा कहते हैं कि इन्वायरमेंट से हमें 4 तरह की चीजें मिलती हैं। अगर इन्वायरमेंट रिसोर्स देता है, इन्वायरमेंट हमें जीने के साधन देता है। ब्रीदिंग मैंने बात की, लिविंग जीवन के साधन देता है, रिसोर्सेज देता है, हमारी एक्टिविटीज को बढ़ाता है, हमें मेंटल पीस, सेरेनिटी देता है, ट्रैंक्विलिटी देता है, और चौथा है कि वो हमारे लिए सिंक या कूड़ेदान के लिए भी काम करता है। जितना भी हम प्रदूषित कर रहे हैं उसको अवशोषित करने का काम करता है। तो मैंने यहाँ पे वही लिखा है कि सिंक को बढ़ाना, और जो सबसे सिंपल सिंक एक्सपेंशन है दैट इज फॉरेस्ट कवरेज को बढ़ाना। इसमें लॉस एंड डैमेज का कोई मैकेनिज्म भी अनाउंस कर, इसमें लॉस एंड डैमेज का कोई मैकेनिज्म भी अनाउंस करेंगे आफ्टर अ कपल ऑफ मंथ्स। नाउ इस पूरे हिस्से का जो सेंट्रल पॉइंट है वो है एसडीजी गोल नंबर 7, दैट इज अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। It has many targets, but I have picked just 2. Objective is affordable clean energy. That is target number 1 is by 2030 ensure universal access to affordable, reliable and modern energy services. And second is by the same year increase sustainably the share of renewable energy in the global energy mix. तो जो हमारा अक्षय ऊर्जा है, रिलायबल ऊर्जा है, रिन्यूएबल एनर्जी है, वो एक हमारा आधार है इसमें। और आज 22 है, हमने 2 दिन पहले ही 20 अगस्त को भारत ने मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री ने वो हर साल 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस भी मनाता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि उस दिवस के बाद ही ये वीक शुरू हुआ हम लोगों का लेक्चर सीरीज, जब 20 वाज द अक्षय ऊर्जा दिवस, और मैं उसी के 2 दिन के बाद अक्षय ऊर्जा की बात भी कर रहा हूँ यहाँ। दैट इज द पार्ट। नाउ कमिंग टू स्पीडली कि जो हम लोग पेरिस एग्रीमेंट की बात कर रहे थे वो क्या है। तो पेरिस एग्रीमेंट में COP 21 दैट इज 2015 में उसके 5 हिस्से हैं, जिसमें आपने लिखा हर 5 साल में क्लाइमेट एक्शन को स्ट्रेंथन करना है, एडेप्टेशन करना है, लॉन्ग टर्म गोल बनाना है, ट्रांसपेरेंसी करना है, क्लाइमेट फाइनेंस की बात करें। इसमें से कुछ बातें मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। एंड इसका एक जो सेंट्रल पॉइंट है एग्रीमेंट का वो है नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन, एनडीसी, जो हर देश अपना एक कंट्रीब्यूशन, अपना कमिटमेंट करे कि वो इसके लिए क्या कर सकता है आफ्टर 2020, दैट इज पेरिस एग्रीमेंट के बाद। हम लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन अनाउंस किया है, उसको फिर चेंज भी किया है, और उसी चेंज का जो हिस्सा है वही हिस्सा है आपका पंचामृत। रिपीट कर रहा हूं मैं, एनडीसी इज ए सेंट्रल या उसका हार्ट ऑफ पेरिस एग्रीमेंट, एंड इंडिया इज अ फाउंडर मेंबर ऑफ पेरिस एग्रीमेंट, and we have already announced our NDCs, and we have already changed our revised NDC 5 yearly also,
और उसको हम लोगों ने अभी आत्मसात किया है। जो हमने इंटेंड किया था उसको हमने डिटरमिन करके अनाउंस किया है, एंड दैट इज द पार्ट ऑफ द पंचामृत। नाउ आई एम कमिंग वेरी स्विफ्टली टू लास्ट पार्ट कि व्हाट इज पंचामृत। पंचामृत वाज अनाउंस्ड इन द UN framework of climate change convention meeting in November 21, that is known as COP26, Conference of Party 26, और we call it Climate Summit, जिसमें भारत की तरफ से प्राइम मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया और उन्होंने एक पाथ ब्रेकिंग और एम्बिशियस कमिटमेंट रखा था नोन एज पंचामृत। 5 कंपोनेंट्स है पंचामृत में, जो बहुत महत्वपूर्ण सेट है रिफॉर्म का इस पूरे चिंता, विश्व की चिंता के लिए, जिनमें से 4 जो कमिटमेंट हमारे हैं पंचामृत के वो 2030 तक के लिए है, और 5वां कमिटमेंट जो है वो सबसे बड़ा है, वो 2070 के लिए है। हम लोग अभी अमृत काल मना रहे हैं। अमृत काल 2047 में खत्म हो जाएगा। हमने 75 ईयर्स मनाए, 25 ईयर्स मोर, और उसी अमृत काल के भी 2030 का ऑब्जेक्टिव भी आ जाएगा उसी के साथ साथ, आज से 7 साल के बाद। लेकिन अमृत काल केवल अगले 25 साल तक का नहीं है। अमृत काल इज बियॉन्ड दैट ऑल्सो फॉर नेक्स्ट 1 जनरेशन ऑल्सो, यानी विल गो टिल 2070 ऑब्जेक्टिव, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। And I repeatedly mentioned that these 4 of Panchamrit are only up to 2030, and ultimate goal is to 2070. तो ये 5 ईंधन की क्षमता है हमारी, मीन्स पेट्रोल, डीजल, कोल, इन सब को हटाकर जो नॉन फॉसिल फ्यूल है, रिन्यूएबल एनर्जी है, उनकी क्षमता 2030 तक 500 गीगावाट तक पहुंचाना। नंबर 1, दिस इज फर्स्ट पॉइंट ऑफ Panchamrit. Second है energy mix, which is very important. We have 50% energy need from renewable energy sources, यानी केवल 50% fossil fuel और बाकी 50% renewable से करना, ये second point of Panchamrit है। And third is reduce carbon emissions by 1 billion tons by 2030. हम लोग लगातार emissions की बात कर रहे थे। And reduce carbon intensity of GDP by 45% from 2005 लेवल by 2030। जो जीडीपी की कार्बन सघनता है उसमें 5 को अपना आधार मान के चलते हैं। तो एंड द फाइनल पॉइंट ऑफ पंचामृत, जिसके साथ ये चारों हिस्से जुड़े हुए हैं, वो है अचीव नेट जीरो एमिशंस बाय 2070। अमृत काल 2047 है, लेकिन अमृत तो उसके अभी आगे है। 2070 तक की बात हम लोग कर रहे हैं ना। सवाल ये है कि ये कैसे, हमारा सिनेरियो क्या है इन 5 हिस्सों में। अगर आज की तारीख देखें, दिसंबर 2022, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, उन्होंने ये दिया है डेटा कि आज हम लगभग 173 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल क्लीन एनर्जी की क्षमता बना चुके हैं, हाईएस्ट विद सोलर, देन विंड एंड न्यूक्लियर पावर। कैपेसिटी अंडर कंस्ट्रक्शन इज 80 वाट, और ये जब मिला लेंगे तो वेरी सून वी विल हैव ऑलमोस्ट 250 गीगावाट। और अगर हम केवल 25 गीगावाट कैपेसिटी पर एनम और आगे जोड़ेंगे तो हम आराम से 2030 तक इसे हासिल कर लें। इट इज नॉट इम्पॉसिबल टारगेट, और इसके लिए लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट चाहिए, और जिसमें हमने शुरुआत कर दी है। कितना किया हम लोग आगे बात करेंगे। और ऐसा अगर हम करेंगे तो इससे न केवल हमें फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट की डिपेंडेंसी कम होगी, वी कैन शेयर द प्रेशियस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आल्सो, बट इट विल आल्सो रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट, और हम नेट जीरो एमिशंस का टारगेट हम मीट कर पाएंगे। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका जो पूरा हिस्सा है इसको करने का, रिन्यूएबल का, उसमें 3 तो आपके नेचर बेस्ड हैं, सूरज, हवा और पानी। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर, एंड ऑल्सो अलॉन्ग विद न्यूक्लियर एनर्जी। फ्यूचर इज ऑल्सो ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। इसमें हम लोगों ने हाल में बहुत सारे महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सोलर की जहां तक बात है, हम सभी जानते हैं कि 2015 में ISA सोलर अलायंस
बना और उसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में बनाया गया। 123rd कंट्री ने ज्वाइन किया है और इंडिया ने उसमें वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का स्लोगन देकर उसको आगे बढ़ाया है। We have already announced, ISR announced towards 1,000 strategy. It means by 2030 mobilize 1,000 billions investment solar energy solutions, installation of 1,000 gigawatt solar energy capacity, and delivering energy access to 1,000 million people and mitigating global emissions by tune of 1,000 tons of CO2 every year. Very important towards 1,000 strategy announced by ISA, headquarters in India, and India is a part of parcel of this. That is why अमृत काल में भारत का जो पंचामृत है वो बहुत सिग्निफिकेंट है फॉर द वर्ल्ड ऑल्सो। नाउ एज फार न्यूक्लियर इज कंसर्न, recently we have gone in a big way, and not for the huge or large nuclear power plants, but we are changed our strategy to have small modular reactors. हम लोग कन्वेंशनली तीन तरह से बांटते हैं अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को। एक लार्ज कन्वेंशनल रिएक्टर जिनकी क्षमता 700 मेगावाट से अधिक की होती है, इक्विवेलेंट, और दूसरा जो स्मॉलर मॉड्यूलर रिएक्टर्स की बात करें वो अप टू 300 होती है मेगावाट, और जो माइक्रो है वो है अप टू 10। तो आवर लार्जेस्ट फोकस नाउ इज ऑन SMRs, और नेट जीरो प्राप्त करने के लिए इंडिया ने इसको एक क्वांटम जंप के लिए, एक बहुत बड़ी छलांग के लिए अपनी रणनीति का हिस्सा ऑलरेडी बना लिया है। और ये बहुत कॉस्ट फ्रेंडली है, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, रिस्क लेवल इस बहुत कम है, और ब्राउनफील्ड होने की वजह से हम तो कहीं भी आसानी से लगा सकते हैं, और दे कैन ऑपरेट फॉर मोर देन 40 years. डिजाइन इज सिंपल एंड दे कैन बी इंटीग्रेटेड विद द नेशनल ग्रिड सिस्टम आल्सो टू power from one point to the other point very easily. अभी पार्लियामेंट ने रिपोर्ट दी है 2022 में कि अगले 3 से 5 साल में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में इंडिया का ट्रेंड क्या होता है, विच इज वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक ट्रेंड, और जो हम लोग बात कर सकते हैं कि इसमें हमने कई हिस्सों में कदम उठाए हैं। मैं रैपिडली उन बातों को कर रहा हूं जो हमने पंचायत पे लिया है। तो उसमें से एक था रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट, जिसमें था कि अभी जो भारत का कार्बन फुटप्रिंट है, कार्बन फुटप्रिंट मींस कि अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशंस जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जनरेट करता है हमारे एक्शन के द्वारा। इंडिया इज एमिटिंग ओनली 1.8 टन्स पर पर्सन पर ईयर, जबकि ग्लोबल एवरेज आपका 4 टन है। अगर वर्ल्ड को अपना टारगेट पूरा करना है तो उनको अपना कार्बन फुटप्रिंट ड्रॉप करके हाफ लाना पड़ेगा बाय 2 टन्स by 2050. India is already below that. Therefore, further reduction in carbon footprint will naturally contribute further global reduction on average of the world in carbon footprint. तो इंडिया का यहाँ पे contribution ये है। कार्बन इंटेंसिटी की बात की जो हमने एक पंचायत का हिस्सा रखा था कि हर यूनिट में हम कितना कार्बन एमिट करना GDP बनाने में, वो हमारा उद्देश्य है, और इंडिया इज कमिटेड टू रिड्यूस एमिशंस इंटेंसिटी बाय 45%, और अब तक हम ऑलरेडी 24% ज्यादा हम कम कर चुके हैं। अब जब मोर देन 24% हम रिड्यूस कर चुके हैं तो नेक्स्ट 8 years में 7 years में वी कैन अचीव इजीली दिस गोल ऑल्सो। दैट इज आवर पंचामृत का एक पॉइंट था। देन द वेरी रिसेंट स्ट्रेटजी इंडिया हैज अडॉप्टेड, दैट इज नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। This is also energy of the future, which is very, very environmental friendly and a cost-effective mode of energy for India. आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने छोटा सा एक कंपेयर किया है। 1 kilogram of energy of hydrogen is about the same energy of 1 gallon or 2.8 kilogram or 3.785 liters of petrol. यानी जो आपका ग्रीन हाइड्रोजन, मैं केवल ग्रीन हाइड्रोजन चर्चा कर रहा हूं यहाँ पर, कि बाय स्प्लिटिंग वाटर बाय इलेक्ट्रोलिसिस वी कैन हैव द कंपोनेंट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड दैट हाइड्रोजन इज यूज्ड फॉर आवर फ्यूचर एनर्जी जनरेशन पर्पसेस। India has announced this in January 23, and already about 20,000 crore rupees has already been allocated under different components of this mission. And this mission will not only decarbonize but also create employment opportunities, reduce fossil fuel dependency, etc.
and it is likely to create many multi-dimensional benefits for India. And second is the rail route to net zero, because transportation one of the part of 3D जो हमने बात की थी, इसमें हमने रेल रूट में अभी बहुत सारे हमने इम्पोर्टेंट फ्रेट कॉरिडोर बनाया है. और अगर हम कंपेयर करें रेल रूट और रोड रूट में, तो मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल लिखा है कि एक पैसेंजर ट्रेन में लगभग 800 से 1200 लोग ट्रेवल करते हैं एक साथ, और गुड्स ट्रेन में 4 से 4,500 टन कार्गो जाता है. अगर हम इतना ही लोग, इतना ही सामान अगर ट्रक से या बस से ट्रांसपोर्ट करें, गाड़ियों में ट्रांसपोर्ट रोड में, तो इट विल टेक 16 मिलियन ट्रिप बाय ट्रक टू कवर दिस डिस्टेंस. तो ये आपका जो है वो हिस्सा आपका रेल के लिए है. और रेल के लिए अभी बहुत सारा हमने चेंज किया है. यूएस एड, दैट इज यूएस एजेंसी फॉर इंटर डेवलपमेंट, उनका क्लीन एनर्जी मिशन है. उन्होंने इंडिया के साथ कोलैबोरेट किया है इस नेट जीरो एमिशन में, और उसमें उन्होंने SAREP, साउथ एशिया रीजनल एनर्जी पार्टनरशिप का प्रोग्राम अनाउंस किया है, जिसमें से 21 to 26 में वो अफोर्डेबल, सिक्योर, रिलायबल एनर्जी फॉर इंडियन रेलवेज स्पेसिफिकली करने का हमने एग्रीमेंट किया है. इस पे हमने, और साथ ही साथ इसी प्रोग्राम के अंतर्गत मोर देन 900 रेलवे स्टेशन में हमने सोलर पैनल लगाए हैं, जो डिकार्बोनाइज करने के लिए और ट्रेडिशनल एनर्जी पर डिपेंडेंसी कम करने के लिए आवश्यक है. और मैत्री प्रोग्राम इनका है, जिसमें इन्होंने नेट जीरो एनर्जी बिल्डिंग्स थ्रू मैत्री मार्केट इंटीग्रेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इनिशिएटिव लिया है. और उसका उद्देश्य है, भारत का उद्देश्य है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BE का टू अचीव शून्य ऑब्जेक्टिव. शून्य मीन द जीरो सर्टिफिकेशन, नेट जीरो सर्टिफिकेशन फॉर रेलवेज. सेकेंड इज ट्रांसपोर्टेशन इज एयर रूट. यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग है, हम लोगों ने बहुत हाल में इसमें काम किया है कि जो ATF यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो होता है, ईंधन ट्रेडिशनल होता है, दैट इज बीइंग रिप्लेस्ड स्विफ्टली बाय SAF, दैट इज सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल. ऑलरेडी हमने इसका प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम ने इसको ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है. एयरफोर्स ने इसको प्रयोग करना शुरू कर दिया है. और देहरादून में हमने इसका प्लांट ऑलरेडी लगाया हुआ है, जहाँ पर इस प्रोजेक्ट में हम लोगों ने SAF मैन्युफैक्चर करना भी शुरू कर दिया है. सिमिलरली द थर्ड पार्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन इज sea transportation. So we have already announced the green port policy to decarbonize the major ports of India and for the net zero emissions. And this journey of 5 decades up to 2070 has many dimensions. That is nuclear power, hydrogen mission, electric buses, increased electrification. अभी आपने पढ़ा होगा कि लास्ट वीक गवर्नमेंट ने 57,000 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है to have 10,000 electrical buses for 169 cities of India. That is a very big jump. Cabinet approved this last week only, I think it's 16th August. That is e-buses scheme for the road transportation. And other schemes. And recently we have also announced Mission Life. That is lifestyle for environment. जिसमें हम सभी की भागीदारी है, which is a pro-people and pro-planet effort. जन उन्मुख और इस ग्रह उन्मुख हमारे उद्देश्य हैं, जिसपे हम सिंपली अपने जीवन में इसको लाइफ स्टाइल में चेंज के ला सकते हैं. मैंने फर्स्ट लिखा है वॉक और बाइक, पैदल चलिए, साइकिल चलाइए, फॉर योर हेल्थ एंड टू लिव लॉन्गर एंड टू हेल्प द प्लैनेट ऑल्सो. Then ride the bus, green energy, change the bulb, plant a tree, circular economy, etc. So many things are there. कार्बन कैप्चर एक नया हिस्सा साइंटिफिक इन्वेंशन है, जिसमें हम कार्बन को एमिट होने के समय ही उसको एटमॉस्फेयर जाने के बाद उसको कैप्चर कर लेते हैं और जमीन के अंदर उसको इकट्ठा कर लेते हैं ताकि वो एटमॉस्फेयर में ना आए. दिस इज अ न्यू मेथड व्हेन वी कार्बन इज लिक्विफाइड और सॉलिडिफाइड एंड स्टोर अंडरग्राउंड so that we can use that in the for the time which we need. And we are moving fast from linear to circular economy. जो हम आज बात करें recreate and remanufacture. जो हमारा linear economy होता है, जो रैखिक अर्थव्यवस्था है, वो है कि इकोनॉमी क्या करती है, नेचर से रिसोर्सेज टेक करती है, रिसोर्सेज लेते हैं, फिर उससे we make the products, then we use the product, that is red side, left side, and they create waste and the waste goes to the nature. But in circular economy, we take from nature, we make,
We use but not create waste, but we recreate, remanufacture, return, reuse, repair, recycle, and keeps on increasing the circle as many times as possible. That is circular economy, which is environmental friendly and also employment generating and cost effective also. Now, जो मैंने बात की कि 2030 तक हमारा जो उद्देश्य है एसडीजी गोल्स का, वो एक बैकग्राउंड है फॉर आवर अमृत काल ऑल्सो एंड बियॉन्ड अमृत काल ऑल्सो. इसमें 4 ग्लोबल फ्रेमवर्क, एसडीजी गोल्स अप टू 30, पेरिस एग्रीमेंट 115 अप टू 30, सेंडाई फ्रेमवर्क डिजास्टर इसमें अप टू 30 एंड इकोसिस्टम डिकेड. वो डिकेड आजकल जो हमारा है दशक है यूएन डिकेड, वो है इकोसिस्टम रेस्टोरेशन का, और इंडिया इन चारों का पार्ट है. Therefore, it is very important responsibility for India also. And India has already announced a couple of years back National Action Plan of Climate Change, covering 8 different missions from agriculture to habitat to solar and other things. It is an old story right now. Now, 2021 से 25 यानी आज हम 23 के ठीक मिड में हैं, वर्ल्ड बैंक ने भी एक क्लाइमेट चेंज एक्शन इंक्लूसिव एंड डेवलपमेंट, ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट, तो ये हिस्से जो हैं वो ग्रिड का है. तो अगर हम इसी दिशा में जा रहे हैं, दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ आवर पंचामृत. नाउ फाइनली कि जो पंचामृत है उसका पर्पस क्या है, जो हमने 5 बातें की उसका पर्पस क्या है. तो पर्पस इज बैलेंसिंग, फाइनली द बैलेंसिंग द 5 चीजों में संतुलन करना है पंचामृत के थ्रू. पंचामृत हैज 5 डायमेंशन एंड बैलेंसिंग द 5 P's: people, planet, prosperity, peace and partnership. 5 P हैं. मैंने 3 C से बात शुरू की थी, 5 P भी बात लाके खत्म कर रहा हूं. और मैंने लिखा है कि ये 5 जो P है, इसमें एक P में जो भी प्रगति करेंगे वो बाकी P को भी सपोर्ट करेगी और बैलेंस करेगी. और इन 5 में बैलेंस करना ही हमारा फ्यूचर को रीजनरेटिव बनाना है, हमारे फ्यूचर को, इस प्लेनेट के फ्यूचर को, हमारे सारे अस्तित्व को, हमारे जीवन काल को तय करना है. तो हम हमेशा कहते हैं कि फ्यूचर विल, हम लोग कहते हैं फ्यूचर विल बी लाइक दैट, लेकिन मेरा अपना मानना है कि फ्यूचर इज नॉट विल, फ्यूचर एक्चुअली इज. IS, माई फ्यूचर इज डिफरेंट फ्रॉम माई साइड. फ्यूचर इज विद I मीन्स इंक्लूसिव, S मीन्स सस्टेनेबल. फ्यूचर इज, तो हम लोग अगर फ्यूचर इज को देखेंगे तो फ्यूचर विल भी हमारा बेहतर हो पाएगा. और इसमें मैं लास्ट में बस एक बात आपको कह जाऊंगा कि जस्ट मैंने लाइफ स्टाइल की बात की, पंचामृत की बात की, मैंने अमृत की बात की. मैं कहता हूं कि ये इसमें हम जब इसमें बातचीत कर रहे हैं, बड़ी शॉर्ट टाइम में मैंने बहुत सारी बातें करने की कोशिश की. तो आपको बस मैं 3 सवाल पूछूंगा कि आप इस बात पर सोचिएगा और इसका जवाब ढूंढिएगा, तो आपको फ्यूचर इज मिलेगा. जो हमारा क्लाइंट का भयावह तस्वीर है IPCC UNEP ने जो दी है, और जो हमने पंचामृत का हिस्सा रखा है, तो वो 5 सवाल हैं. थिंक, ये सोचिए, इफ नॉट नाउ देन व्हेन. अगर हम इस पर, आपने कहा था विंडोज इज क्लोजिंग, स्विफ्ट एक्शन रिक्वायर्ड, इफ नॉट नाउ देन व्हेन. अगर हम इस पे आज ही कदम नहीं उठाएंगे तो कब उठाएंगे? इफ नॉट वी देन हु. अगर हम सब नहीं कदम उठाएंगे तो कौन करेगा? बिकॉज वी आर रिस्पॉन्सिबल. एंथ्रोपोजेनिक मैंने शुरुआत की थी कि क्लाइमेट को डिस्टर्ब किया है हमने, तो अगर हम ही इसको नहीं सुधारेंगे तो कौन करेगा? एंड लास्टली, इफ नॉट हियर देन वेयर. अगर हम इसको यहीं पर, इसी प्लेनेट पर, अपनी ही पृथ्वी पर नहीं करेंगे तो फिर कहाँ करेंगे? बिकॉज must be net zero. Still, I am inviting the queries. If any of our participants wishes to ask questions, they may proceed. Anybody wants to ask any question? So there is one question from Prakriti Shukla. Kindly explain the third reason for net zero ultimate positive for India again. Yeah, that I have also mentioned. It is ultimately zero will net positive for Indian economy. Net zero, new additional investment will naturally boost the technology and the capacities and the GDP growth also. And I mentioned it is not the GDP,
which is gross, but the GDP means green domestic product, that will increase. And ultimately, we will have the cheaper energy, renewable cheaper, cost-friendly as compared to traditional energy. And transport and maintenance and operation expenses will also be reduced. And it will also boost the demand in consumption employment, that will also boost economy. But economy will boost it through circular economy and the employment generation and consumption of environmental friendly products, not the environmental unfriendly products. Because when we produce goods, we also produce bads also. But the green net zero will not produce bads, it will produce goods only. That is the answer, please. Okay, thank you, sir. Any other question? Well, before we go for the formal vote of thanks, I would just say 2 lines for you, sir. It was such an informative lecture and with so many acronyms starting from, because it is such an information that they will really be enhanced to, for further study and to keep it for as a, as a resource. And yes, we need to meet the targets. We need to achieve the SDGs. और इसके लिए सिर्फ 2 लाइन कहना चाहूंगी सर कि किंतु परंतु लेकिन यदि अगर मगर काश नहीं करते, किंतु परंतु लेकिन यदि अगर मगर काश नहीं करते, कुछ कर गुजरने वाले बहानों की तलाश नहीं करते. We need to actually go with that. Putting aside all the excuses, we need to meet the targets. Thank you so much, sir, for your wonderful deliberation. Thank you. But I exceeded my time limit, I think. Sir, it was perfectly fine of 1 hour because actually we took the time initially for the welcome and all, but you were perfectly on time, sir. That's what I was doing very rapidly, so that I knew, sir, but there was a lot of information from your side, and we really wanted to take each one of it. I think 1 hour was actually very less for you, sir. We should have given actually, I require for this at least 2.5 hours. I know, sir, and we can estimate that. Yes, sir, Dr. Anjali, even I think you also agree that this 1 hour was quite less time for your deliberation, sir. Yes, sir. Personally, I'll say that 13 number stigma, you very well was that. So I like that. So actually, if you see na, मैं हमेशा कहता हूँ, Apollo 11, Apollo 12 went to moon, 13 made a crash. Yeah. 13. And if you see first opening scene of Macbeth, Paul is fair for there are only 13 letters, 13 sentences. Again, inauspicious, 13. Yeah. इसका मतलब है किसी का बर्थडे 13 हो तो थोड़ा. Actually, sir, I was going to say that only, sir. This cannot be, quoted because there could be some people who actually value 13. इसीलिए मैंने कहा 13. वर्ल्ड में उसको पता नहीं अनलकी क्यों मानते हैं. Yes, sir. जबकि 1 + 3 means 4. 4 is very auspicious. Very auspicious. So I can see that actually the question of Prakriti was nothing. It was just a understanding, just making herself better understanding. So for myself, there are real 0 status of questions. So I will quickly invite Dr. Naren, Dr. Prashant for formal vote of thanks. I think you're not calling him Prashant. Thank you, ma'am. I'm fortunate that I am carrying the same name with the sir. And I am carrying the Prashant and Mahanovis also. Same name. Oh, yes, this is Mahanovis. So here we have Prashant's, a trail of Prashant. Okay, respected Vice Chancellor, sir, Dr. KPC, our keynote speaker, Dr. P.K. Ghosh, sir, Dr. Anamika Chaudhary, ma'am, Dr. R.K. Sinha, sir, Dr. Abhishek Pandey, sir, and Dr. Naren Kumar and Dr. Anjali Singh, ma'am. Very good evening to all of you. I'm Dr. Prashant Saxena, and I have the privilege to giving the vote of thanks for such a intense lecture in this lecture series. As sir has talked and redefined the basic necessity of life from kapda roti makan to right to life, right to environment, and right to sustainability. And sir has also